हम लोग अब आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यह एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या नाम है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, या इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो पहला स्थल प्राप्त हुआ था वह हड़प्पा से था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में कांसा का प्रयोग करने वाला यह पहला सभ्यता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के लोग नगरों में निवास करते थे, इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल निर्धारण जान लेते हैं। काल निर्धारण जो है टीडियो कार्बन C14 से इसका काल निर्धारण हुआ है, जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तक इसका जो प्रारंभिक हड़प्पा काल था, यानी इसकी शुरुआती काल थी। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता एकदम परिपक्व अवस्था में थी, यानी अपने चरम सीमा पर थी। फिर 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे यह पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसलिए पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन की परिपक्व हड़प्पा का समय माना जाता है, तो 28280 वर्ष। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसका जान लेते हैं भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, जो 2800 है। जिसके सर्वाधिक जो स्थल है जिस राज्य में है वह गुजरात में है, और सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं, तो सरस्वती नदी घाटी के किनारे सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। अब यह हम लोग जान लेते हैं कि इसके पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर थी, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग माना जाता है, किसी किसी किताब में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है, या किसी किताब में 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। अब इसका हम जान लेते हैं कि पूर्वी भाग जो है यूपी के मेरठ आलमगीरपुर में तक विस्तार था, और यह हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी है के किनारे बसा था। जबकि उत्तर में हम जान लेते हैं, उत्तर में इसका क्षेत्र विस्तार था जम्मू कश्मीर तक, और जम्मू कश्मीर में कहाँ, तो मांडा एक ज़िला है, वहाँ तक इसका विस्तार था। और यह जो है चिनाब नदी के किनारे था। दक्षिण में यह दैमताबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ तक इसका विस्तार था, और यह प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी गोदावरी सहायक नदियाँ हैं। IBC का पूरा नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पश्चिम में यह पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक विस्तार है। इसका जो क्षेत्र नदी का विस्तार नदी के किनारे विकसित हुआ वह दासंग नदी था। तो इस प्रकार हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार समझ लिया था। इससे समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा इतना विस्तार था, ठीक है। और इसकी जो आकृति पूर्णतः अगर देखी जाए तो इस प्रकार त्रिभुजाकार बनती है, इसलिए इसकी आकृति जो है एक त्रिभुजाकार है। अब इसके हम नगर नियोजन के बारे में जान लेते हैं। इनका जो नगर नियोजन था वो पर्यावरण के अनुकूल था। इनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और इनका जो जल निकासी प्रणाली था वो बहुत ही उत्तम था। आज तक ऐसा नहीं जल निकासी प्रणाली भारत में विकसित हुआ। सड़कें जो समकोण पर काटती थी, जिससे स्पष्ट चौराहा बनता था, वह दुर्घटनाओं के जो अवसर थे वह बहुत कम थे, यानी दुर्घटना बहुत कम होती थी। इनके नगर 2 भागों में विभाजित होते थे। पहला नगर जो था, जिसको उच्च नगर कहते थे, इसको दुर्ग या गढ़ी कहते थे। इसमें श्रेष्ठ जन रहा करते थे। श्रेष्ठ जन का मतलब राजा या पुरोहित रहा करते थे। जबकि जो आम लोगों के रहने का आवास था, नगर था, उसे नगर कहा जाता था।
यहाँ पे आम लोग रहते थे। यह थोड़ा नीचे बना हुआ था। चित्र से आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये ऊंचा जो है ये राजा पुरोहित रहते थे, जबकि नीचे जो नगर है यहाँ पे जनता रहती थी, आम जनता रहती थी। यह 2 भागों में विभाजित था। अपवाद के तौर पे हम देख सकते हैं धौलावीरा में 3 भाग था, यानी उच्च धौलावीरा में 3 वर्ग रहा होगा। 3 भाग का मतलब उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग रहा होगा। नगरों को ग्रिड या जाल पद्धति पर बसाया गया है। ग्रिड जाल पद्धति के मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और ऐसे कई सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो इस पद्धति को ग्रिड या जाल पद्धति को कहते हैं। यह जाल एक देखिए, यह जालनुमा एक पद्धति है, इसलिए इसको ग्रिड या जाल पद्धति कहते हैं। इसकी जल निकास प्रणाली जो है बहुत ही उत्तम है। आपको मैंने पहले भी बताया इसकी जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम है। जो घरों का पानी है वो पहले छोटी नालियों में जाता है, और छोटी नाली से या फिर बड़े नाली में जाता है, फिर बड़े नाली से नाला में जाता है, और इस प्रकार नगर से बाहर हो जाता था। इसलिए इस प्रकार इन लोगों की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वह जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम थी। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, घरों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यानी इनकी ईंटें जो थी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 में था। इसका अपवाद भी एक है। अपवाद कहाँ है? कालीबंगा रंगपुर में। कालीबंगा और रंगपुर में इसका अपवाद है, यानी कालीबंगा और रंगपुर में 4:2:1 के अनुपात में नहीं ईंटें थी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। यानी इसलिए गलियों में खुला करते थे कि चोरी व अपहरण से बचने के लिए। इसका एक अपवाद है लोथल, यह एक व्यापारिक स्थल हुआ करता था। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी लिपि के बारे में। इसकी जो लिपि होती थी वह अपठनीय होती थी। अपठनीय का मतलब यह पढ़ा नहीं जा सका। और इनकी जो लिपि होती थी वह भाव चित्रात्मक होती थी, यानी इसमें जो चित्र और अक्षर का प्रयोग ज़्यादा होता था। और इनकी जो शैली थी वो गौमुद्रिका शैली थी। इसको हलावर्त शैली भी कहा जाता है। और इस शैली के बारे में जान लेते हैं। यह दाएं से बाएं की ओर जाती है, फिर बाएं से दाएं की ओर आती है, फिर दाएं से बाएं की ओर जाती है। इसलिए इसको गौमुद्रिका शैली या हलावर्त शैली कहते हैं। इसको बुस्त्रोभेदन शैली भी कहा जाता है। देखिए इनकी जो चित्रात्मक शैली थी उसमें यू आकार के अक्षर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बार देखने को मिलता है, और मछली के चित्र का भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। और इस प्रकार की शैली को पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। ये नगर नियोजन के बारे में थोड़ा था कि इन लोगों की नगर और सड़क व्यवस्था ऐसी थी। अब हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। समाज की छोटी इकाई परिवार थी और आर्थिक विषमता पाई जाती थी, यानी आवास के आधार पर भिन्नता। मैंने पहले भी बताया था कि उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग भी था। उच्च वर्ग ऊंचे स्थान पर जबकि निम्न वर्ग नीचे स्थान पर बसा हुआ था। मात्र सत्तात्मक परिवार था, यानी कि महिलाओं की जो सत्ता, मात्र सत्तात्मक का मतलब महिलाओं की सत्ता, यानी मात्र। अब कैसे पता चलता है कि महिलाओं की सत्ता थी? मात्र देवी की मूर्ति मिला और महिलाओं के विरोध में कोई प्रमाण नहीं मिला। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, उर्वरता के देवी की मूर्ति मिली। यह सभी ने यह तय कर दिया कि यह सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का ये लोग प्रयोग किया करते थे। ये युद्ध प्रिय नहीं थे लेकिन शांति प्रिय थे। इनका जो समाज था वह विद्वान वर्ग जो था राजा और पुरोहित था। योद्धा वर्ग जो था जिसको सैनिक भी कहते थे, व्यापारी वर्ग भी था, श्रमिक वर्ग में मजदूर था। इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई लिखित साक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इनकी शासन प्रणाली इसमें व्यापारी वर्ग मुख्य भूमिका में था। जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शासन में धर्म का महत्व था। ठीक है, अग्निवेदिका जो पूजा होती थी इससे पता चलता है कि शासन में धर्म का महत्व था। इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह है कि जिसके पास जो जिस चीज़ की वस्तु ज़्यादा होगी वह उस वस्तु को देकर कम वस्तु अगर है उसके पास या जिस वस्तु का अभाव है वह वस्तु ले सकता है। जैसे अगर एक व्यक्ति के पास गेहूं की मात्रा ज़्यादा है तो वह गेहूं देकर
चावल ले सकता है, और जिस व्यक्ति के पास चावल की मात्रा ज़्यादा है तो वह चावल देकर गेहूँ ले सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इनकी आर्थिक स्थिति जो थी कृषि उन्नत थी, व्यापार भी अच्छा था, और इनका व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता था। इनका जो उद्योग है वो मनका, मूर्ति, मोहर, यही सब उद्योग था। मनका बनाने का कारखाना था, मूर्ति भी बनाते थे ये लोग, और मोहर भी, मोहरों का प्रयोग करते थे। विश्व के सबसे पहले कपास उत्पादक यही लोग थे। प्रमुख फसल इनके गेहूँ और जौ था। पशुपालन जो है घोड़े की हड्डियों के पशुपालन जो है ये लोग घोड़े क्या करते थे, क्योंकि घोड़े की हड्डी जो है शुद्ध को तड़ा में मिला था। दशमलव प्रणाली जो थी इन लोगों प्रयोग करते थे, और मापन के रूप में 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। इनकी जो धार्मिक स्थिति है वह धार्मिक स्थिति यानी ईश्वर के रूप में वृक्ष, पशु, मानव की पूजा करते थे। मातृ देवी, लिंग योनि, पशुपति आदि की पूजा करते थे। इनका विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त था, और अग्निवेदिका कालीबंगा में जो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया करते थे। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। ठीक है, ये लोक और परलोक की बातों में भी विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है, जबकि मंदिर का साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलता है। एक सींग वाला सफ़ेद भेड़ पवित्र जानवर के रूप में इसको मान्यता थी। यहाँ पे जो सावधान था यानी सबको जलाया भी जाता था, दाह संस्कार भी किया जाता था, और आंशिक सावधान भी किया जाता था। अब इनके हम कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थल जान लेते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल 1921 में इसकी खोज हुई थी रावी नदी के तट पर। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। उर्वरता के देवी की मूर्ति की साक्ष्य यहाँ से मिली थी। R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला था। अन्नागार यानी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, ये भी यहीं से मिला था हड़प्पा से। माउंट एबी टीला भी यहीं से मिला था हड़प्पा सभ्यता से। अब आ जाते हैं मोहनजोदारो। 1922 में इसकी खोज होती है सिंध नदी के तट पर, और यह पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे स्नानागार एक उत्कृष्ट इमारत के रूप में मिला था, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी जो मोम की बनी हुई थी। मातृ देवी मूर्ति भी मिली थी, और सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। फिर उसके बाद आता है चहुंदड़ो। 1934-35 में इसकी खोज हुई थी। यह भी पाकिस्तान में है, और सिंध नदी के तट पर इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता थे एन गोपाल मजूमदार, अर्नेस्ट मैके। वक्रकार ईंटें प्रयोग हुई थी, और यहाँ पे लिपस्टिक को ये लोग रंजन सलाका भी कहते थे। यहाँ पे प्रयोग मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं। कंघा और मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ पे मिला है। लोथल में 1955 में इसकी खोज हुई थी। इसके खोजकर्ता SR राव हैं। यह गुजरात में स्थल स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। यह एक रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत है। बंदरगाह जो इसका है गोदीबाड़ा और डायकवाड़। इस सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अन्य सभ्यताओं की मोहरें यहाँ से मिलने के साक्ष्य प्राप्त हैं। फिर कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि वेदिका, अंतिम संस्कार के तीनों प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, और अलंकृत ईंटों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद रंग का कुआं। गुजरात में है यह स्थान। 1967 में इसकी खोज हुई थी, और खोजकर्ता JP जोशी हैं। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम मतलब खेल वाला स्थान प्राप्त हुए हैं। बनावली यह हरियाणा में है। इसकी खोज RS बेस्ट ने की थी 1973 में। यहाँ से मिट्टी के हल और जल निकास का अभाव मिलता है, यानी मिट्टी के हल का साक्ष्य मिलता है, और यहाँ पे जल निकास का अभाव मिलता है। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे रोपड़ पंजाब स्वतंत्रता के बाद उत्खनित भारत का प्रथम स्थल है, जो 1950 में बीबी लाल ने खोज की थी। रोपड़ इम्पोर्टेंट है। भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अब इसके पतन के कारण जान लेते हैं।
इसका लिखित साक्ष्य अपठनीय होने से इसके जन्म और पतन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा मानना है कि यह एक ऐसा उपन्यास है जिसका पहला व अंतिम पन्ना गायब है। यानी कि कुछ इतिहासकार इसके मानते हैं कि इसके जन्म और मरण पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी इसके जन्म और कैसे यह ख़त्म हुआ इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यह एक मान्यता है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे महामारी, कुछ लोग मानते हैं कि महामारी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महामारी के कारण इसका पतन हो गया, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि भूकंप आपदा आने के कारण यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। नदियों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नदियों ने रास्ता बदल लिया है, इस वजह से यह सभ्यता पतन की ओर हो गई। और जलवायु परिवर्तन भी इसके कारण भी गिना जाता है। तो इस प्रकार यह सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई।